everyone. Good morning, all of you. This is Ashima Shukla and you're watching us on Entry Channel. हम करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए सो दैट यू गेट ऑल दी अपडेट्स अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इसीलिए ये वीडियो रोज सुबह 7:30 बजे मंडे से सैटरडे तक आप लोगों के लिए अवेलेबल है। सो यू कैन वॉच इट एवरी डे। सो उसके लिए यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो फॉर ऑल द ओल्ड व्यूअर्स, जो पुराने व्यूअर्स हैं। डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा हमें भी। नाउ फॉर ऑल दोज हु आर न्यू, करंट अफेयर्स के इस वीडियो के अंदर विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल द एग्जामिनेशंस। सभी एग्जामिनेशंस को देखते हुए इस वीडियो को तैयार किया गया है। यानी इसके अंदर एसएससी का, आरआरबी का या यूपीएससी डिफेंस एग्जामिनेशंस का या फिर कहें बैंकिंग एग्जाम का, सभी के लिए इस वीडियो को तैयार किया गया है। सो ये वीडियो सभी के लिए एक्चुअली आप आराम से इसे शेयर कर सकते हैं। Now, for all those who do not know about the Entry app is there for all of you, जहाँ पे आप लोग अपने questions डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे you'll get a lot of questions, बहुत सारी टॉपिक ओरिएंटेड वीडियोस हैं जहाँ पे आप पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए यू कैन गो डायरेक्टली टू दैट वीडियो। ठीक, यहाँ पे आप लोगों को इजीली किसी भी एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, अपने डाउट सॉल्व करने के लिए भी नंबर है। सो डाउट सॉल्विंग भी इस ऐप के अंदर है। एंड इसमें इतना नहीं है कि भाई हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में नहीं है, या इस लैंग्वेज में इसमें नहीं है। इसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस है इंक्लूडिंग इंग्लिश। तो आप आराम से जिस भी लैंग्वेज में आप इंटरेक्ट करते हैं आप डाउनलोड करके एक बार चेक कर सकते हैं कि वो लैंग्वेज है या नहीं है। एंड सभी एग्जामिनेशंस के लिए है। सो चाहे आप नेक्स्ट ईयर सीईटी की तैयारी कर रहे हो या आरआरबी की, स्टाफ सिलेक्शन या एसएसबी की, या सॉरी एसएससी की या बैंकिंग की या स्टेट एग्जाम्स की, सभी के लिए ये ऐप है। एंड इसमें भी 7 दिन का फ्री ट्रायल चल रहा है। यहाँ पे आपको सभी कोर्सेज फ्री में, सभी की क्लासेस फ्री में मिलेंगी। तो आप जल्दी से इसे आपको डाउनलोड करें, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। डू डाउनलोड दिस ऐप एंड चेक इट आउट वंस, राइट। अभी हम हमारा मॉर्निंग सेशन शुरू करते हैं विद द फर्स्ट न्यूज इवेंट ऑफ प्रसाद स्कीम। नाउ प्रसाद स्कीम से रिलेवेंट देयर हैज बीन अ सर्टेन upcoming event that has happened, and that is टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर। ये आज तक इंडिया में कभी नहीं बनाया गया, पहली बार इंडिया में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर तैयार किया गया है। और ये कहाँ पर तैयार किया गया है? केरला के अंदर। इसमें ऑल दोज हु हैव बीन द ओल्ड व्यूअर्स, जिन्होंने कल की वीडियो देखी है, केरला के बारे में हम लोगों ने इंटरनेट एंड उसके रिलेवेंट जितने भी अपकमिंग्स रहे हैं वो चीज़ हमने डिस्कस करी थी। बट हैज देयर बीन एनी अपकमिंग इवेंट और एनी कुछ रीसेंट न्यूज टूरिज्म से रिलेटेड? तो यस, टूरिज्म से रिलेटेड भी न्यूज रही है, बिकॉज केरला हैज बीन अवॉर्डेड फॉर द बेस्ट टूरिज्म इन इंडिया, इन एशिया। एक्चुअली एशिया पैसिफिक का अवार्ड मिला है फॉर द बेस्ट टूरिज्म टू केरला स्टेट। इट इज इम्पोर्टेंट। सेकेंड ऑफ ऑल, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर इंडिया में पहली बार ओपन किया जा रहा है, वो भी केरला के अंदर हो रहा है। इफ यू टॉक अबाउट दिस प्रसाद स्कीम, ये स्कीम पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैंडल करता है। और ये स्कीम कंप्लीटली सेंट्रली फंडेड है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसे फंड करती है कंप्लीटली। ठीक, नाउ ये जो प्रसाद है ये एक एक्रोनिम है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रसाद की फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। ठीक, ये प्रसाद की फुल फॉर्म है। नाउ इस स्कीम के अंदर अभी एज ऑफ नाउ 30 इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अप्रूव हुए हैं। एंड देर आर 15 cities, not 30 cities, there are 12 cities जो प्रसाद स्कीम के अंदर कवर्ड है। सो 12 cities and 30 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इसके अंदर है। क्योंकि ये स्कीम पूरी की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए इस स्कीम के अंदर बेसिकली वेरियस जो भी मॉन्यूमेंटल या टूरिज्म साइट्स हैं उन लोगों के, उन प्लेसेस में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाता है। यानी सीसीटीवी कवरेज, मल्टी लेवल कार पार्किंग, जो भी बेसिक एमिनिटीज है टूरिज्म
टूरिस्ट्स के लिए यानी रहने की जगह के लिए या बेसिक हाइजीन फैसिलिटीज के लिए, एटीएम एक्सचेंजेस होना, इंटरप्रिटेशन सेंटर, क्योंकि कोई बाहर से आया है तो मे बी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा हो, तो इंटरप्रिटेशन सेंटर्स हो, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इको फ्रेंडली हो, एंट्री पॉइंट सही से हो, सब चीजें अवेलेबल कराने के लिए इस स्कीम को तैयार किया गया है, जिससे कि वेरियस साइट्स आइडेंटिफाई हो और वहां पर उन चीजों को अपग्रेड किया जा सके या बनाया जा सके। ठीक। इसके अंदर काफी बुद्धिज्म साइट्स को भी, बुद्धिस्ट साइट्स को भी तैयार किया जा रहा है। एंड बुद्धिस्ट साइट्स को तैयार करना यानी कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और बढ़ाना। बुद्धिस्ट साइट्स आर गिविंग एन अपलिफ्टमेंट टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया एज वेल। ठीक। सो 100% सेंट्रली फंडेड है। ये जो सेंटर ऑफ डेवलपमेंट तैयार, फैसिलिटेशन सेंटर तैयार होने वाला है, ये केरला के अंदर तैयार होने वाला है। प्रसाद स्कीम का फुल फॉर्म हमने बता दिया है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। 30 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुके हैं, 12 सिटीज ऐसी हैं जो आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं इन प्रोजेक्ट्स को और अपग्रेड करने के लिए। ठीक। और साथ में एक्ट ईस्ट पॉलिसी को इंटीग्रेट करते हुए बुद्धिस्ट साइट्स को भी तैयार किया जा। ठीक। ये इस स्कीम का अभी तक का एक तरह से ओवरव्यू है। फिर आते हैं 100% मोटर व्हीकल टैक्स एग्जेम्पशन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को 100% मोटर व्हीकल टैक्स से एग्जेम्प्ट किया जा रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, ये पर्टिकुलर स्टेट ने किया है, दैट स्टेट इज तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के राज्य ने ये डिसाइड किया है कि ट्रांसपोर्ट और नॉन ट्रांसपोर्ट परिवहन और गैर परिवहन वाहन दोनों के अंदर जो टैक्स है उनके अंदर छूट दी जाएगी। ठीक। नाउ तमिलनाडु गवर्नमेंट इसके साथ साथ और क्या देता है, 100% जीएसटी रिम्बर्समेंट और 50% कैपिटल सब्सिडी टू ऑल दी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण इकाइयों को 100% जीएसटी प्रतिपूर्ति और 50% पूंजी सब्सिडी, दोनों चीजें तमिलनाडु गवर्नमेंट देता है। Now, here you will be finding one more news and that is कि सबसे पहला जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था इंडिया का, सबसे पहला वो तैयार किया गया था हुंडई के द्वारा और ये तैयार किया गया था तमिलनाडु में। सो दैट मीन्स तमिलनाडु हैज बीन मेकिंग सम ग्रेट एडवांसमेंट्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रीन टैक्स देता है, यानी कि उसके अंदर अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज कर रहा है तो उसको थोड़ी सी कम अमाउंट पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो इंटरेस्ट सब्सिडी देता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अंडर ग्रीन टैक्स। ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से एसोसिएटेड है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का पार्क भी सेटअप होने वाला है। ये पार्क इंडिया के अंदर सबसे पहला पार्क होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो तैयार किया जाएगा, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। एंड ये कितना बड़ा होगा, अप्रोक्सीमेटली 300 एकर्स का, तो 300 एकड़ का ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क तैयार होने वाला है जो तमिलनाडु के अंदर होगा और फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड होगा, यानी अपनी तरीके का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क होगा। ठीक। सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि क्या बोलते हैं कितने डेवलपमेंट्स रहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के, कितना ज्यादा हम लोगों ने पॉलिसीज लेके आए हैं, कौन तमिलनाडु के अंदर कितने बेसिकली कितना सब्सिडाइज फॉर्म में अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, ये तो स्टेट गवर्नमेंट की बात हो गई, बैंक की बात हो गई, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए फेम स्कीम है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करती है। फेम स्टैंड्स फॉर फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसका सेकंड फेज अभी करंटली वर्किंग में है, सेकंड फेज इंप्लीमेंट हो रखा है। सो that is important. Second of all, national electric mobility mission प्लान 2020, ये प्लान भी अभी इन द मूव है जो फ्यूल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो फ्यूल सिक्योरिटी के लिए क्या, इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोट करेंगे तो डेफिनेटली फ्यूल की रिक्वायरमेंट कम होगी एंड सिक्योरिटी इज डेफिनेटली गोइंग टू बी देयर। तो ये स्कीम, ये दोनों जो पॉलिसी और स्कीम है, ये दोनों भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है।
मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट न्यूज इवेंट, वर्ल्ड वाइड फंड ने वाटर रिस्क फिल्टर रिपोर्ट तैयार किया है। तो पहला क्वेश्चन तो यही आ गया कि वाटर रिस्क फिल्टर रिपोर्ट किसने तैयार किया? वर्ल्ड वाइड फंड ने। अब इस रिपोर्ट की कुछ फाइंडिंग्स देखेंगे, हम डायरेक्ट पॉइंटर्स पे ध्यान देंगे। फर्स्ट इज 30 इंडियन सिटीज हैं लगभग जो वाटर रिस्क, एक्यूट वाटर रिस्क या तीव्र जल जोखिम के अंदर है। वाटर रिस्क का मतलब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि जो फ्लड्स और ड्रॉट्स के बीच में जूझ रहे हैं, बाढ़ और सूखे के बीच में जूझ रहे हैं, या दे आर स्ट्रगलिंग बिटवीन फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, या तो बिल्कुल पानी भरा पड़ा है और या फिर बिल्कुल सूखा पड़ा है, दैट इज अ वाटर रिस्क। कितनी सिटीज इंक्रीज होने वाली है? तो इफ वी सी द वाटर रिस्क दैट इज गोइंग ऑन राइट नाउ, जिस स्टेट से वो कम हो रहा है, तो 2050 तक कम से कम 100 और वाटर ऐसी सिटीज हो जाएंगी जो जिनके अंदर तीव्र जल जोखिम है। ठीक। नाउ इंडिया इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जिनके अंदर वन ऑफ द हाईएस्ट रिस्क सिटीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर कंपेयर करें तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा ऐसे शहर हैं जिनके अंदर पानी की कमी है या वाटर रिस्क देखने को मिलता है। दैट बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर टू रिमेम्बर, राइट? Now, next is India GCC Troika Dialogue, which was held recently. GCC है Gulf Cooperation Council, और ये एक इंटरगवर्नमेंटल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यूनियन है। दिस इज एन intergovernmental economic union. Now, if we talk further about this news event, इसके अंदर इंडिया ने रिसेंटली पार्टिसिपेट किया था ट्रोइका काउंसिल के अंदर, जिसके अंदर इंडिया का था पर्सपेक्टिव था कि जो भी इंडियंस वहाँ पे प्रोफेशनल्स एंड वर्कर्स रहते हैं उनका इजी रिटर्न हो, यानी वहां से वापस आना, जिसे देखा जाता है कई बार बहुत मुश्किल होता है, फंस जाते हैं, तो वो चीज ईज की जा सके। दिस इज द द रिक्वेस्ट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स जीसीसी। नाउ इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया? दैट वाज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। एस जयशंकर ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, एंड ही इज द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जीसीसी की बात करें तो जैसे बोला कि इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन है, तो इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं? बेसिकली अरब स्टेट्स हैं, जैसे बहरीन, ओमान, कुवैत, सऊदी, कतर, यूएई, ये कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज एंड अरब स्टेट्स जो इस जीसीसी का पार्ट है। ना इंडिया का रिलेशन कैसा बना इन लोगों के साथ? इनिशियली इंडिया ईरान के साथ डील करता था, सो इंडिया का जो फ्यूल सप्लाई था वो बेसिकली ईरान से आता था। देन यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान पे सैंक्शंस इशू करे, जो हुआ था 2018-19 के दौरान। जब सैंक्शन इशू किया तो टू गेन द सपोर्ट, यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेशर आया कि इंडिया के ऊपर कि ईरान से ट्रेडिंग कम करनी होगी। तो एट दैट टाइम इंडिया ने थोड़ा सा डाउनग्रेड किया अपना ट्रेड, लेकिन जो गैप बन रहा था कि हमारा जो डिमांड है और जो हमारी सप्लाई है उसका जो गैप था वो फिल करने के लिए एट दैट वेरी पॉइंट जीसीसी स्टेप्ड इन, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, बेसिकली सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ये कंट्रीज ने स्टेप इन किया एंड दे फुलफिल द डिमांड ऑफ इंडिया। दैट इज हाउ आवर रिलेशन विद जीसीसी बिगैन। ठीक। एंड नाउ वी आर ऑल्सो वन ऑफ द प्राइमरी कैंडिडेट। जीसीसी पहले पाकिस्तान के साथ ज्यादा डील करता था, उनका एलाइज थे, उनके सपोर्ट में थे, लेकिन नाउ आफ्टर द ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया हैव इम्प्रूव्ड एंड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड, बहुत मेजर इंपोर्टर हो गया है अब इंडिया इनके लिए। सो सीइंग दैट there are various companies that have started investing with India. For example, Aramco, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी अरामको, और ADNOC, आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, दोनों ने मिलके रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर अपना रिफाइनरी सेटअप करने का प्लान किया। ये 2019 की बात है। ठीक। इससे पहले एक साल और पीछे जाए तो 2018 में इंडिया, यूएई और सऊदी अरेबिया तीनों ने एक ट्राइलैटरल ऑयल कोऑपरेशन तैयार किया फॉर फुलफिलिंग द ऑयल सप्लाईज। ठीक। इसके अलावा अरामको ने इंडियन रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर भी इन्वेस्ट किया एंड
अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ स्टेक रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर अरामको ने परचेज किया हुआ है। अरामको इज अ कंपनी ऑफ सऊदी अरेबिया, ADNOC आबू धाबी की, यानी यूएई की। ठीक, सो दीज आर अ फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट, सीबीडीटी ने सॉवरेन वेल्थ फंड्स को एग्जेम्प्ट कर दिया है फॉर आबू धाबी यूएई, सभी के लिए नहीं है, सिर्फ आबू धाबी यूएई के लिए ये एग्जेम्पशन किया गया है। किस क्लॉज के अंदर, सेक्शन के अंदर किया गया है? तो 23FE सेक्शन 10 इनकम टैक्स एक्ट का के अंदर ये एग्जेम्पशन किया गया है। सीबीडीटी ने इंटरेस्ट, डिविडेंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, इन सब के लिए जो सॉवरेन बॉन्ड करता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, सबके ऊपर एग्जेम्पशन लगा दिया है, यानी कि उन्होंने अपना रिस्ट्रिक्शन हटा दिया है। सो अब कौन रिस्ट्रिक्ट करेगा? ओनली आबू धाबी के लॉज इसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, मूव करेंगे, कंट्रोल करेंगे, रेगुलेट करेंगे। क्या ये परमानेंट है? नहीं। एग्जेम्पशन सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च 2024 तक है। 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, तो 31 मार्च 2024 तक ये एग्जेम्पशन किया गया है, ये छूट दी गई है। तो इसके अंदर क्या है? सॉवरेन वेल्थ फंड्स अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। इसके थ्रू, ये एग्जेम्पशन के थ्रू क्या है, जो भी सोवरेन वेल्थ के फंड्स हैं वो इंडिया के प्रोजेक्ट्स के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट किए जा सकते हैं, लेकिन इनको किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी के को फंड करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कर सकते हैं, लेकिन कमर्शियल एक्टिविटी में नहीं, ये एक कंडीशन है। इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा, जब इसका लिक्विडेशन का टाइम होगा उस टाइम पे एग्जेम्पशन दिया जाएगा, लेकिन इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा, ये भी एक कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन है कि क्वार्टरली स्टेटमेंट जो होगा वो क्वार्टरली स्टेटमेंट भी सबमिट होते रहना चाहिए। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। और फोर्थ थिंग, कौन रेगुलेट करेगा या कंट्रोल करेगा? तो रेगुलेशन एंड कंट्रोल आबू धाबी के लॉज को दिया गया है, यानी आबू धाबी कंट्रोल एंड रेगुलेट कर सकता है। नेक्स्ट इज एनसीईआर रिपोर्ट। एनसीईआर की फुल फॉर्म देखें तो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड एंड इकोनॉमिक रिसर्च। ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है, इसका टाइटल है एस्टिमेटिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मॉनसून मिशन एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज। ना इंडिया के अंदर टोटल 15 मेजर एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन का मतलब कोई ऐसा जोन या ग्रुप ऑफ एरिया जो एक ही तरीके का, सिमिलर, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट सेम, सिमिलर टेम्परेचर, सिमिलर सॉइल टाइप, यानी सब जगह उसमें, उस एरिया में सब में एलुवियल सॉइल है। वेरीड फॉर्म्स होगी ऑब्वियसली, हर 10 किलोमीटर में भी चेंज, लेकिन एलुवियल सॉइल है। तो एलुवियल सॉइल, सेम टेम्परेचर, सेम यू कैन से ग्रोथ, सेम न्यूट्रिशन क्वालिटी, ये सब चीजें अगर एग्रीकल्चर में सेम होती है तो वो एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन हो जाता है। तो इन 15 में से 10 क्लाइमेटिक जोन जो मॉनसून के हैं उनको स्टडी किया गया, उनके फार्मर्स के साथ इंटरेक्ट किया और उसके साथ ये रिपोर्ट तैयार की गई है। तो हमारे लिए एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, नेक्स्ट कुछ वन लाइनर्स। यूनियन कैबिनेट जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चेयर करी थी, उन्होंने एमओयू अप्रूव किया इंडिया और इजराइल के बीच का, जो हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड है, यानी कि डॉक्टर्स एंड प्रोफेशनल्स का एक्सचेंज होगा, मेडिकेशंस एक्सचेंज होंगी, नई क्वालिटी एंड हाई इक्विपमेंट अप्लाई हो, इन सब चीज़ों को लेकर के। फिर हाई लेवल जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए हाई लेवल टास्क फोर्स इंडिया और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने तैयार की है। ये 2012 में तैयार हो चुकी थी। इसकी रिसेंटली मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी। सो दिस मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली, although this was created earlier in 2012 itself. Moving ahead, यूनाइटेड स्टेट्स ने कुछ 600 मिलियन यूएस डॉलर्स के ड्रोन्स का परचेज अप्रूव किया है ताइवान के लिए। सो दिस हैज बीन मेड ओनली फॉर ताइवान, राइट।
ताइवान इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जिन्हें चाइना चाहता है कि वो कंट्रोल कर सके, वो उसे अपने पास रख सके, अपने अंडर रख सके, वेयर एज दैट कंट्री वांट्स टू बी फ्री। तो ताइवान जो है वो 1949 के सिविल वॉर में चाइना से अलग हो गया था। चाइना स्टिल वांट्स इट एज अ पार्ट ऑफ इट। ठीक। इंडिपेंडेंट कंट्री यूनाइटेड नेशंस सिर्फ तभी मानता है। सो एक रीजन को इंडिपेंडेंट कंट्री बनने के लिए यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप ताइवान के पास नहीं है, तो ऑफिशियली ये एक अलग से कंट्री नहीं है, बट सम कंट्रीज ऑन देयर ओन विश टेक इट एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। ठीक। Now, United Union Cabinet अगेन चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने एमओयू अप्रूव किया इंडिया और स्पेन का, जो एस्ट्रोनॉमी से एसोसिएटेड था। तो ये एमओयू जो साइन हुआ था इंडिया और स्पेन के बीच में, ये एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड था। एस्ट्रोनॉमिकल कोलैबोरेशंस, नई टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स जॉइंट, ये सब चीजों के लिए। और एक है लुहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये कुछ 1810 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल गया है यूनियन कैबिनेट से। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पे बनेगा? तो ये बनेगा रिवर सतलज पे, सतलज नदी के ऊपर ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा, जो कुछ 758 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी तैयार मतलब प्रदान करेगा एनुअली, सालाना तौर पे। ठीक। नाउ विद दिस वी वाइंड अप द सेशन। हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है, एंड आई विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे 7:30 AM। बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द डे, अभी तो दिन शुरू हुआ है। सो वी हैव अ सर्टेन एनटीपीसी बूस्टर कोर्सेज गोइंग ऑन, which begin at 10 AM and then we have them going on till a longer time. तो आप लोग इस एंट्री चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो you'll get the notifications about these courses and then you can access them, right? अब ये सारे कोर्सेज लाइव हैं, दैट इज यू विल गेट टू इंटरैक्ट। जैसे अभी तो कोर्स ये रिकॉर्डेड है, दिस वीडियो इज रिकॉर्डेड, बट अभी जो ये कोर्सेज मैंने बताए ये सब लाइव हैं, आप इंटरैक्ट कर पाएंगे एजुकेटर्स के साथ। तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ये वीडियो लाइक करते हुए जरूर जाना है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।